आपने दोस्त कहा था अच्छा है, इसीलिए कुछ बुराई बता दिया। अच्छा भी बहुत है, बात करेंगे कल। तो सिर्फ अच्छा ही नहीं है, अच्छा के साथ कानून नहीं लागू। बोलो बाबू। दल बदल कानून, दल बदल कानून लागू तब तो होगा जब किसी पार्टी में चले जाएंगे। ये तो अभी घोषणा ही हो रहा था ना, ये तो सिर्फ कह ही रहा था कि आप हमको मिला लीजिए, तो आप हमको मिला लीजिए। तो जैसे ही मिलाने का बात होता उसमें चल जाता है। मान लीजिए इधर पार्टी वाला दल बदल के तहत उसको निष्कासित कर देता तो चुनाव लड़ लेता, उपचुनाव हो जाता उस क्षेत्र में, उपचुनाव हो जाएगा। उपचुनाव होकर फिर से उस क्षेत्र से आ जाएगा खड़ा होकर के, पार्टी तो उसका बना हुआ रहा ना। ठीक है, क्या लिख रहे थे बाबू? युद्ध स्तर पर लड़ा जाता है। बेहिसाब धन व्यय किया जाता है, बेहिसाब धन व्यय किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को 95 लाख रुपया या 75 लाख रुपया, या कार समझ गए होंगे, बड़ा में 95, छोटा में 75, 95 लाख रुपया या 75 लाख रुपया खर्च करने की अनुमति है, जबकि विधानसभा में 40 लाख या 28 लाख, 40 लाख या 28 लाख रुपया खर्च करने की अनुमति है। लेकिन वर्तमान में करोड़ों रुपये प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपये प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। पब्लिक भी दोषी है, दोषी तो सब कोई है। लेकिन क्या करेगा, पब्लिक को दोष नहीं देना है ना। अभी हम लोग चुनाव आयोग को दोष दिखा रहे हैं, सरकार में कहाँ पर कमी है। कमी तो हम, सबसे बड़ा कमी तो हम ही लोग में है। हम लोग ही चुनते हैं किसी को, लेके कीजिएगा क्या। अब इनको मान लीजिए, इनको चुन लिए, इनको हमने बना दिया कि आप जो है प्रभार लीजिए पटना का आज से डेवलपमेंट का, और ये कल से जो है 2 दिन तक पटना का डेवलपमेंट सोचते हैं, परसों से अपना डेवलपमेंट करने लगते हैं। तो सवाल है, तो हमसे वादा किया कि हम पटना का डेवलपमेंट करेंगे और हमने इन्हें दे दिया वर्क करने के लिए। अभी 2 दिन पर ही बदल जाते हैं, तो हर 2 दिन पर कितना चुनाव करवाया जाएगा। आजकल तो आदमी खड़ा होते ही सोचने लगता है पहले अपना डेवलपमेंट होगा, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो या अधिकारी हो। डेवलपमेंट मेरा कैसे होगा? देश तो का तो हो ही रहा है जो होना होगा, लेकिन मेरा। तीसरा नंबर, चुनाव का ध्रुवीकरण। लोकसभा 95 बड़ा क्षेत्र के लिए, 75 छोटा के लिए। हाँ, विधानसभा वाला नीचे दोनों में क्लियर लिखा दिए हैं, एक 40 एक 28। चुनाव का ध्रुवीकरण, ये ध्रुवीकरण क्या होता है? क्या होता है ध्रुवीकरण? चुनाव का ध्रुवीकरण का अर्थ क्या होता है?
क्या पोल, तो आप हमको साइंस पढ़ा रहे हैं पोलराइजेशन। ये हाँ, चुनाव का यहाँ ध्रुवीकरण का सेंस है किसी विशेष मुद्दा को उठाकर और पब्लिक को मोबिलाइज करना अपनी ओर, किसी विशेष मुद्दा को उठाकर पब्लिक को अपनी ओर मोबिलाइज करना। धर्म राजनीति जो है, धर्म का मुद्दा उठाकर, जाति का मुद्दा उठाकर अपनी ओर आकर्षित करना। मीडिया भी सहयोग, मीडिया तो भरपूर सहयोग करती है। देखिए, आप लोग मीडिया पर टेंशन न लीजिए, मीडिया आपका चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया आता है, तो ऊपर वाला तीनों में जो गड़बड़ है सो नहीं दिखता है आपको। चौथा वो तो बेचारा ये तीनों का पिछलग्गू है, वो तीनों जो करेगा वही बात को उछापेगा। वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पैसा जहां से मिलता है वही नहीं जाएगा, उसको जहां से टीआर ज्यादा मिलता है। हम लोग भी तो गलत हैं, मिर्च मसाला ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अब योगी जी आ रहे हैं, अब बस पहुंचने वाले हैं, इधर से नीतीश जी आ रहे हैं। अब यही बात, अब देखिए दोनों में मिलन होगा। पहले जो है तो नहीं मिलन हुआ था, तो हम लोग इस मसाला को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसको 5 बार दिखाता है। चलिए, अभी बात कर रहे थे ध्रुवीकरण पर। तो इस बार चुनाव में क्या हुआ, विधानसभा में हिंदुत्व। अभी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है। वो तो नीचे है बेनिफिशियरी वर्ग, तो जो नीचे वाला है वो बेनिफिशियरी वर्ग है, उसको कोई मतलब नहीं है हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। वो जो उसको देगा उसको वो भी देगा, वो आपस में आदान प्रदान होगा। बाकी नीचे से बेनिफिशियरी क्लियर। उसके बाद जो लोग उठे उनको उन्होंने पढ़ाया हिंदुत्व की पाठ कि भाई हिंदू हो तो हिंदू के धर्म को अगर बचाना है तो इतने दिनों से आजादी के बाद से लेके आज तक कोई आपके भगवान जी पर ध्यान नहीं दिया था कि राम मंदिर का बात कोई नहीं देखा था। हर लोग सिर्फ कहते थे आज क्लियर होगा, कल क्लियर होगा। हम एकलौता शख्स हैं, पार्टी है जो राम मंदिर बनवा दिया आप लोग को, बन रहा है, बड़ा तेजी से राम मंदिर बन रहा है। तो यह हमारा पहला उपज है, आपको इस पर देखना चाहिए। यानी जितने भी हिंदू हैं उन्हें इस पर अवश्य देखना चाहिए और एकजुट होकर देखना चाहिए, क्योंकि यह विजय जो है हिंदुत्व की विजय है। लोकतंत्र में यह विजय किसकी है, हिंदुत्व की विजय है। ऐसा मॉबिंग किया गया, ध्रुवीकरण किया गया, किस लिए, वोट के लिए, जीतने के लिए, जीतने के लिए। जस्ट लाइक बीच में ये जो मुद्दा उठा दिया आपको, हिजाब वाला मुद्दा, ये हिजाब वाला मुद्दा जो है बीजेपी को और ज्यादा सीट बढ़ा दिया। हिजाब का मुद्दा बीजेपी को सीट बढ़ाने का काम किया, क्योंकि यह हिजाब का जो मुद्दा उठा, इसमें जैसे हमारे ओवैसी जी ध्रुवीकरण है बोल देते हैं, इसीलिए अब उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का यह जो है परम कर्तव्य है कुरान पहनना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुरान, सॉरी हिजाब पहनना, जबकि यहाँ पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट वहाँ वाले कह दिया कि कुरान का हिस्सा नहीं है हिजाब। दूसरा, किसी ने कह दिया कि इस्लाम धर्म से इसका अर्थ है हमको अपने धर्म को पालन करने से रोका जा रहा है। किसी ने कहा हमारा फंडामेंटल राइट है जिससे हमको रोका जा रहा है। किसी ने कहा हमें निजता अधिकार से रोका जा रहा है। और बहुत लोग इन दोनों को मिला के मजा लिया कि देखिए मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की राजनीति करने आता है, उनको उससे अधिक कुछ नहीं आता है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि हमारा बच्चा का विकास किस में होगा। क्या वह हिजाब पहन के जाने से ज्यादा याद हो जाएगा, ज्यादा पढ़ाई बेहतर हो जाएगा? जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक जो क्लास चल रहा था वे बच्चे हिजाब पहनकर नहीं आते थे स्कूल में, तो क्या असुरक्षित थे? और आज हिजाब पहन लेंगे तो ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। इस पर भी चर्चा हुआ। नतीजा क्षेत्रीय पार्टी या बड़ी पार्टी, क्षेत्र में जो छोटे छोटे नेता लोग हैं आपस में नुक्कड़ सभा करके बैठ करके ये बात करा दिया, दिमाग में डाल दिया कि देखे इस्लाम वाला इस हिजाब के मुद्दा पर सब एकजुट हो गया। एक बार भी पता चला वो कौन जात का है, ऊंचा है कि नीचा है, जनरल है कि ओबीसी है कि एससी है, जबकि उसमें भी हर कैटेगरी है। और हम लोग तुरंत कहने लगते हैं हम जो है ब्राह्मण नहीं है,
हम यादव नहीं हैं, हम हरिजन नहीं हैं, जबकि उसमें कोई वैसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि फिर से एक बार मध्यकाल आएगा। कुछ लोगों ने कह दिया फिर से एक बार मध्यकाल आएगा। मध्यकाल यानी आपको याद करा दिया कि सल्तनत काल फिर से आएगा, फिर से एक बार सल्तनत काल आएगा, फिर से एक बार मुगलिया तख्त आएगा, फिर से एक बार मुगल होगा, यानी फिर से पूरे देश पर इस्लाम का झंडा लहराएगा। तो ये सब बात कहने से जो कुछ हिंदू लोग थे, जो ज्यादा ऊपर वाले नहीं थे, उनको दिमाग में ये बात घुसाया गया कि देखिए कैसे कैसे ये लोग बात कर रहे हैं, अगर आ गए तो क्या होगा। नतीजा वोट कन्वर्ट हुआ। मुसलमान वाले भाई तो दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन हिंदू वाले लोग जो थे वो वोट कन्वर्ट हो गया, और काफी वोट कन्वर्ट हुआ, कम कन्वर्ट नहीं हुआ, काफी वोट कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मायावती जी की थोड़ी सी बात कर ली जाए। ध्रुवीकरण चल रहा है। मायावती ने कहा कि हम दलित की राजनीति करते हैं। आज तक वो दूसरा का राजनीति नहीं की, जबकि जब चुनाव होने वाला था, जिस समय में जो है सब लोग अपना अपना खड़ा होने का जाकर के मतपत्र दे रहे थे, नॉमिनेशन दे रहे थे, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने ब्राह्मण लोगों को बुलाया था। पूरे यूपी के ब्राह्मण को बहुत बड़ा पार्टी दिया था, सबको शॉल भेंट किया था कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ भी हैं। आप ऐसा मत सोचेगा कि हम सिर्फ दलित के साथ हैं। यानी उन्होंने उधर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, ब्राह्मण वोट को अपनी ओर लाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी विसंगति जो हुई सपा की, बसपा की, कि चुनाव में उनका मात्र 1 सीट जीता गया। पता होगा आपको, मात्र 1 सीट जीता गया, जबकि इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ करता था वहां पर यूपी में, उस पार्टी से मात्र 1 सीट आया। अब इसके ऊपर मैं नहीं आरोप लगाता हूं, बल्कि कई लोग, कई मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मायावती ने स्वयं ही सोच लिया था कि इस बार मुझे चुनाव में जीतना नहीं है, चुनाव जीतना नहीं है। क्यों? प्रमाण यही है कि कहीं भी मायावती स्वयं प्रचार करने नहीं गई। मायावती सक्रिय रूप से इस बार प्रचार करने कहीं नहीं गई। उनके पीछे सीबीआई का हथियार लटका दिया गया है। मायावती के पीछे सीबीआई वाला कुत्ता दौड़ा दिया गया है कि भाई आप उन पर जो है, जितना लालू पर आरोप है उसका 2 गुना आरोप है उनके ऊपर, जितना का इनका घोटाला है उससे 2 गुना 2.5 गुना घोटाला है नोएडा प्राधिकरण में, नोएडा डेवलपमेंट में। तो कहा गया कि आप अगर साइलेंट रहते तो दलित हमको चाह लेता, और अगर आप अगर नहीं साइलेंट होइएगा तो मेरा सीबीआई आपके घर पहुंच जाएगा। अब आप दोनों में से जो चाहिए, या तो ऐसे भी आपका सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है हमारा बने चाहे न बने, लेकिन आपका नहीं बनेगा, ये कन्फर्म है। तब आपके ऊपर है कि आप 10 विधायक लेके रहती हैं या सीबीआई के साथ जाती हैं। आपको दोनों में जो अच्छा लगता है वही कीजिए। इन्होंने क्लियर सोचा कि खुशी रहना ज़्यादा बेहतर है। समय पर न जनता काम देती है न पार्टी काम देती है। इसका एहसास लालू जी को हो गया है कि कोई काम नहीं देता है। जेल में कोई उनके पास सोने नहीं जाता है साथ में रात गुजारने के लिए, उनको अकेले रात गुजारना पड़ रहा है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो जीता था, यह भी मैं बता दूं, बसपा से जो एक प्रत्याशी जीता उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि आपको जीतने के लिए कौन कहा था। जब हमने प्रचार ही नहीं किया तो आप जीत कैसे गए? इसका अर्थ है आपने किसी तरह का दुरुपयोग किया है उसमें। पहली पार्टी है जो खुद उसको लग रहा है कि मेरा प्रत्याशी वहां पर दुरुपयोग किया है, पारदर्शी व्यवस्था नहीं किया है, इसीलिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये हमारे लोकतंत्र का जबरदस्त गुण है। लिख लीजिए इसका, ये सब गुण याद रहेगा तो जरूरी नहीं है हम जो लिखा है वही लिखिए, बहुत बात आपके खोपड़ी में अट जाएगा। लिखिए, चुनाव का ध्रुवीकरण में चुनाव के दौरान नेताओं के द्वारा
चुनाव के दौरान नेताओं के द्वारा धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र जैसे संवेदनशील मुद्दों को उभार कर या उसमें उलझाकर मतदाता का ध्रुवीकरण किया जाता है। 16वीं 17वीं लोकसभा चुनाव में भी 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 हिंदुत्व के मुद्दे में उलझाकर मतदाता को ध्रुवीकृत किया गया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में धर्म और जाति में उलझाकर मतदाता को ध्रुवीकृत करने का प्रयास किया गया जो लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल है। अगला पॉइंट है मतदाताओं में मतदान के प्रति रुचि में कमी। मतदाताओं में मतदान के प्रति रुचि में कमी। पहले एक समय था कि मतदान 80% तक चला जाता था, कांग्रेस का समय था, और अब 50 से लेकर 70 के बीच में सिमट जाता है। वही 64 गया, माने 50 से 70 के बीच में सिमट जाता है। अगर 64 आपने कहा, पिछला बार 67 गया था, इस बार 64 गया, यानी फिर आने वाला 60 जाएगा, 55 जाएगा। तो मतदान के प्रति रुचि में कमी, जनसंख्या बढ़ा तो मतदान नहीं देंगे। कम जनसंख्या रहेगा तो परसेंटेज वोट ज्यादा होगा, ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो परसेंटेज कम। क्यों? 1 मिनट। 10 पब्लिक है तो उसका परसेंटेज ज्यादा ना होगा। अगर 100 है परसेंटेज की बात चलिए ठीक है, लेकिन आपका परसेंटेज की बात है, मगर सरकार तो परसेंटेज की बात नहीं सोचती है ना। सरकार तो सिर्फ यह कहती है कि उस क्षेत्र में जितने मतदाता हैं उसका प्रतिशत। सरकार ने तो सारे मतदाता को वोट देने का राइट दिया है और सबको बुलाया है बूथ पर, आप आइए,
आप आइए, पारदर्शी चुनाव में भाग लीजिए, निष्पक्ष चुनाव में भाग लीजिए। लेकिन लोगों में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे अब सोचता है कि सरकार किसी का भी बनेगा वही होगा जो होना होगा। लोगों में यह प्रवृत्ति जग रही है, सरकार किसी का भी बने वही होगा जो होना है। ऐसा क्यों? जस्ट लाइक अब 1 मिनट के लिए देखिए, अब हम सोचते हैं सरकार कोई भी बनेगा, पता नहीं क्या होगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है, फिर पेट्रोल का दाम 110 पर चला गया, 111 पर चला गया, घटाता है 10 पैसा 20 पैसा, बढ़ के हो जाता है 111 रुपया चला गया। दूसरे तरफ देखिए, कपड़ा का दाम कुछ दिन पहले 2 महीना पहले 10% बढ़ा था, फिर 10% बढ़ जाएगा आपको 1 तारीख से। सारे सूत पर जो है 10% 1 तारीख से बढ़ जाएगा। दवा पर पिछले 2 माह पहले 12% बढ़ा था, 1 तारीख से 10% फिर से सब दवा पर बढ़ जाएगा। तो ये सब जो बढ़ रहा है, सरकार कहती है कि हम क्या करें, हम दबाव में हैं। हम कहते हैं आप दबाव में हो तो हम क्या खुशहाल हैं? आप दबाव में हो तो हम क्या खुशहाल हैं? आप दबाव में इसलिए हो क्योंकि उसका एकमात्र कारण है आपके दबाव में होने का कि आप अपना अधिक से अधिक बेनिफिशियरी वर्ग बढ़ा रहे हो। अधिक से अधिक बेनिफिशियरी वर्ग को आप बढ़ा रहे हो। पहले 10 लोगों को अपना लाभ देते थे डायरेक्ट, अब 20 को देते हो, और योजना बना रहे हो 20 के जगह 1 लाख लोगों को डायरेक्ट लाभ देंगे, 2 लाख लोगों को डायरेक्ट लाभ देंगे। और वो लाभ आप कहां से देते हो? यही मध्यम वर्ग, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा टैक्स वाला यही मध्यम वर्ग है, जिसको सरकार से डायरेक्ट कुछ नहीं मिलती लेकिन देता सब दिन है। आप इनकम टैक्स में दे न दें, सामान तो खरीदिएगा ना, उस सामान के माध्यम से आपका वहां चला जाता है। सामान जितना महंगा होगा सरकार को लाभ उतना ही अधिक होगा। इसीलिए सरकार कभी महंगाई को कम करना नहीं चाहती है। जितना महंगा होगा सामान उतने टैक्स बढ़ेगा, उसको जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी उतने बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा वहाँ उतना उसके कोष में पैसा आएगा, फिर उससे वो बेनिफिशियरी को बढ़ाएगा। फिर हम टेंशन में कहेंगे किसी का सरकार आए क्या फर्क पड़ता है, ये आए कि वह आए। सरकार अपना टैक्स क्यों नहीं घटा लेती है? अभी कैसे कह दिया कि द कश्मीर फाइल आया तो ठीक है, इसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। आप लोग देखिए मजा में द कश्मीर फाइल को, तो भैया द कश्मीर फाइल देखेंगे और दूसरा तीसरा क्यों नहीं देखेंगे? आप सबको टैक्स फ्री कर दो, हम लोग को कमे खर्चा होगा, या टैक्स हल्का टैक्स लो। पेट्रोल की ही बात है, हम लोग को इतना टैक्स जो आप बिहार में लेते हो, हमसे सस्ता दिल्ली में पेट्रोल मिलता है। कभी सोचे हैं? हमसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में मिलता है। क्या दिल्ली का पर कैपिटा इनकम बिहार से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। वहां कमाने वाले लोग यहां से ज्यादा है या कम? तो ज्यादा है। वहां कमाने का साधन यहां से ज्यादा है या कम? तो ज्यादा है। सब कुछ पैसा का अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, वहां सब कुछ ज्यादा है, लेकिन टैक्स हम ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ हैं। हम इसीलिए टैक्स ज्यादा देते हैं क्योंकि हम लोगों को उलझाया जाता है। आप लोग बिहार के लिए इतना किया जा रहा है, इतना बड़ा जनसंख्या है देश का, उसमें बिहार का अपना भूमिका है। आप तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और भाई हमारे डेवलपमेंट के लिए आप करो ना कुछ। तो आप बिहार में किसके लिए करते हो? निचले तबके के लिए, बेनिफिशियरी वर्ग के लिए करते हो। कभी सोचो कि उच्च मध्यम वर्ग या तो उच्च वर्ग के लिए आपने क्या किया? क्या आपने 25 को इंडस्ट्री लगवा दिया? कहीं भी आपने अगर 25 इंडस्ट्री दिल्ली में लग सकता है तो बिहार में क्यों नहीं 25 इंडस्ट्री लग सकता है? दिल्ली में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं 500 इंडस्ट्री लग सकता है? यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जाएंगे बच्चे नौकरी खोजने के लिए, वो इंडस्ट्री में काम करेंगे, अच्छा वेतन मिलता है। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आपने शिक्षक बहाली किया, जिसको खुद अपना नाम नहीं आता है। जब शिक्षक से पूछा जाता है आपके राज्य का शिक्षा मंत्री कौन है, तो कहता है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। आपने ऐसा शिक्षक का बहाली किया है।
फिर अब बात है कि 100 शिक्षक में आपने 20 शिक्षक अच्छा कर लिया और 80 खराब है, तो 20 मछली तो पूरे मछली को खराब कर देगा, जल को ही खराब कर देगा। क्योंकि वो जो 20 गया ना, हर स्कूल में 1 गो अगर बढ़िया भी है और 4 गो खराब है तो उन्हें पढ़ाता है, देखा कि भी पढ़ाना छोड़ देता है और वो चारों प्रेशर भी बनाता है उसके ऊपर। आप क्या कर रहे हैं, तू बहुत होशियार बनता है, तेरा ज्यादा आता है, उसको आपस में उलझ जाता है, लड़ाई हो रहा है। तो सरकार ने ऐसा सिस्टम क्यों किया? और कहते हैं बिहार के बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो हम लोग चाहते ही हैं कि हमारा जात का आदमी मुख्यमंत्री बने, जात का बने, हमारा धर्म का रहे। एक बार धर्म जाति से ऊपर उठिए, सब कुछ अच्छा होगा, मगर उठेंगे नहीं हम लोग। अभी समय लगेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म का नशा अफीम की तरह होता है जो धीरे धीरे चढ़ता है, और जब एक बार चढ़ जाता है पूर्ण रूप से तो जल्दी उतरता नहीं है। तो लोगों में अभी यही मंदिर का नशा चढ़ गया है, हिंदुत्व की नशा चढ़ गई है कि भाई हम हिंदू हैं, बीजेपी है तब हिंदू है। ऐसे हिंदू नहीं है। तो भाई देते रहो वोट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सोचना कि चाहे आपका भी बेटा बेचेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री का अपने देश में 1 ही गो सीट है, तो आपके बेटा का बारी कब आएगा प्रधानमंत्री बनने का, वो आप उस लाइन में लगे रहो। कब आएगा अपना पारी? चलिए आगे लिखिए। मेरा देश महान है, 100 में 80 बेईमान है। भारत में मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत विशेषकर शहरी मतदाता भारत में मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत विशेषकर शहरी मतदाता मतदान प्रक्रिया में पूर्ण रुचि नहीं लेते हैं। वर्तमान में अधिकांश बूथों पर 55 से 65% मतदाता ही वोट डालने जाते हैं। 55 से 65% मतदाता ही वोट डालने जाते हैं। क्योंकि अधिकांश मतदाता अब यही सोचने लगे हैं कि सिर्फ व्यक्ति बदलता है, सिर्फ शीर्ष पर बैठा व्यक्ति बदलता है। सिर्फ शीर्ष पर माने ऊपर वाला, शीर्ष पर बैठा व्यक्ति बदलता है, कार्य प्रणाली नहीं। शीर्ष पर बैठा व्यक्ति बदलता है, कार्य प्रणाली नहीं। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग अब सोचने लगे हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ पर पूरे बिहार का इलेक्ट्रिक्स गुड्स का डीलरशिप लिए हुए हैं। मानिए 1 मिनट के लिए हम पूरे बिहार का इलेक्ट्रिक्स का डीलरशिप लिए हुए हैं। हमने 25 करोड़ लगा दिया, 20 करोड़ लगाकर पूरे बिहार का इलेक्ट्रिक्स गुड का ले लिया।
अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर ऑल डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, क्षेत्र में जा रहा है, वहाँ से रिटेलर ले जा रहा है, जितना लोग ले जा रहा है, हमें तो पैसा बैठे बैठे बन रहा है। कोई पार्टी जीते और कोई पार्टी हारे, कोई खास फर्क हमको नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि हम वोट दे भी देते हैं इस फलना आदमी को, फिर भी इसमें कोई खास अंतर दिखता नहीं है। फिर जो बनता है, जो करना है वही आएगा, लेकिन मेरा जो पैसा वाला सिस्टम है उसमें कोई कमी नहीं होगा। इसीलिए आज जो व्यावसायिक वर्ग है वो व्यावसायिक वर्ग किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है। आज जो व्यावसायिक वर्ग है वो किसी के साथ नहीं है, वो किंग मेकर है। यानी आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आपके साथ अगर अच्छा लग रहा है कि आप मेरे लिए हैं सही, तो हम आपको कुछ पैसा से सपोर्ट करेंगे। व्यक्ति से सपोर्ट तो नहीं करेंगे, नहीं के बराबर, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे कुछ अपने संघ के माध्यम से, व्यावसायिक संघ के माध्यम से, मगर पैसा से सपोर्ट करेंगे। यह सपोर्ट किस लिए? जब चुनाव में आप जीत कर आएंगे तो जब हमारी सेफ्टी की जरूरत होगी, नंबर 1, जब हमारी बात विधानसभा में रखनी होगी, हम भी अपनी बात विधानसभा में रखते हैं ना, व्यावसायिक वर्ग का, वहां आपका यूज करेंगे हम, दबाव समूह का भूमिका में निभाएंगे आप, तो अब वहां हो गया व्यावसायिक वर्ग। और वही जो निचला वर्ग का आदमी है, वह जो 25-30% आबादी है, वह तो पक्का सोच रहा है कि कौन बनेगा। ओ लगता है इस बार नहीं बनेगा योगी ना, पता नहीं बनेगा तो आएगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव थे तो इतना चावल नहीं दे रहे थे, न चावले दिए थे न गेहूँ दिए थे, राशन सिस्टम से दे रहे थे 3 रुपये किलो, ये तो निःशुल्क कर दिया है। ये हो गया, घर में सिलेंडर मुफ्त दिलवा दिए, भले उस सिलेंडर भराए चाहे नहीं, भराने के लिए बाल बच्चा जो है मैट्रिक इंटर पास करता है उसमें पैसा दे रहे हैं। कभी कोई सरकार घोषणा किया चुनाव में कि हम नौकरी करेंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे? नाम सुने हैं? सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि मिल जाने के बाद आपका फ्यूचर कंफर्म हो जाता है, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप आज अधिकारी बन गए तो आपका फ्यूचर कंफर्म हो गया कि अगला फ्यूचर में आप क्या आप आगे होने वाला है, और आप ही पर आपके परिवार का फ्यूचर डिपेंड करेगा। आज से आपके माता पिता, आपका भाई भतीजा, बहन, पत्नी, कल होकर के बाल बच्चा, सबका उसी पर डिपेंड करेगा। अगर आप आज अच्छे नौकरी में नहीं गए, कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, तो फिर वृद्ध माता पिता का देखभाल भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, घर में परिवार का रहन सहन भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होगा, और बाल बच्चा भी कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ही डेली वेज कहीं कहीं काम कर रहे हो तो आपका जिंदगी डेली वेज की तरह कटेगा। तो यही तो निर्णायक है, क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे दिन रात भागता है, इसीलिए कि एक बार हो गया तो आगे के लिए कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन दूसरा कहीं नहीं है जो एक बार में कन्फर्म करवा दे। आइए अगला टॉपिक, पॉइंट नंबर कितना था मुझे पता नहीं, चलिए, राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, जाए दीजिए। राजनीति में अपराधियों को अपराधियों का प्रवेश, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए खतरा है या नहीं? पूर्ण विराम उसी में। राजनीति में अपराधी द्वारा चुनाव लड़ना बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव लड़ना बहुत बड़ी समस्या है।
अपराधी छवि वाले, अपराधी नहीं लिखिए, खरावड़ा चुनाव, अपराधी छवि वाले प्रत्याशी के द्वारा वोटर यानी मतदाता पर यानी वोटर पर उसके पक्ष में मत डालने के लिए दबाव बनाया जाता है। यह पुलिस प्रणाली एवं न्याय प्रणाली की कमजोरी की उपज है। पुलिस प्रणाली एवं न्याय प्रणाली की कमजोरी की उपज है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त अपूर्ण मतदाता सूची, फर्जी मतदाता, नाम सुने हैं ना, हमेशा पकड़ाता है। फर्जी मतदाता, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में शामिल होना, निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुलता, मतदाता में लोग